28 जुलाई हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लीवर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? तो आने वाले कुछ लास्ट 10 सालों में हमने देखा है कि लीवर की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ऑफ कोर्स है कि अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस जिससे लीवर का डैमेज हो सकता है, उसके यूज़ की वजह से। आपने जैसे देखा है कोविड के बाद लोग सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करने लगे, यानी कि खुद से बीमारियां जांच करते गूगल पे और खुद से दवाइयां ढूंढते और खुद से खा लेते हैं बिना देखे कि उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो इस चीज़ के कारण लीवर की बीमारियां बढ़ती जा रही है। बट एक और मुख्य कारण है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वो है वायरल हेपेटाइटिस। यानी वायरस की वजह से जो लीवर का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी लीवर की बीमारियां बढ़ती जा रही है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये वायरल बीमारी पहले नहीं मौजूद थी, ये पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। बट जो लोग इस वायरस के संक्रमण से पीड़ित है, उन लोगों को अभी लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, जिसके कारण उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है और अर्ली डेथ भी हो रही है कुछ लोगों की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, उसके खिलाफ वैक्सीन भी उत्पन्न हो चुका है। और लकीली इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें वो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है जो भी नए शिशु बॉर्न हो रहे हैं उन लोगों को। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से। इसके लिए कोई भी नया बच्चा हो, उसको गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन के अंदर आप हेपेटाइटिस बी के खिलाफ डेफिनेटली वैक्सीनेट करें। उसके अलावा जो भी एल्डरली है जिनको इसका वैक्सीन नहीं मिला है, वो सब लोग हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। आपके डॉक्टर की सलाह ले कि आपको उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो सके, तो 100% आपको वो वैक्सीन लेना चाहिए। इस तरीके से आप सिर्फ ये वायरस को प्रिवेंट नहीं कर रहे, बट इस वायरस से होने वाला फ्यूचर में लीवर फेलियर और लीवर कैंसर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए खास करके ज़रूरी है कि इस साल का जो थीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ये वायरल हेपेटाइटिस है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको चेक करें। और इसकी चेकिंग बहुत सिंपल है, ब्लड का जांच है, उससे पता चल जाएगा कि वायरस का संक्रमण है कि नहीं, और संक्रमण है तो उसकी ट्रीटमेंट कीजिए और उनको रेगुलर फॉलोअप पे रखिए। अगर ये पेशेंट्स प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप पे रहेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, एक अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो हाई चांसेस है कि इनका लीवर डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं होगा। और अगर इनको अभी कोई भी किसी को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ अपने आप को वैक्सीनेट करें। कुछ एरियाज़ या कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे हेपेटाइटिस ए भी एंडेमिक है, वो कंट्रीज़ हेपेटाइटिस ए के खिलाफ भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो वो कंट्रीज़ को हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए और सब्सिडाइज भी करना चाहिए। तो ये हो गया वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी यूजुअली ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, नीडल इंजेक्शन से ट्रांसमिट हो सकता है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि हेपेटाइटिस सी के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि क्योरेबल है एंड बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में। तो अगर कोई वायरस को आप कोई दवाई से ट्रीट कर सकते हो तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और इससे फ्यूचर में होने वाले लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर जैसी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस दिन पे, इस अवसर पे, इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे आपके साथ ये वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करने में मेरा संदर्भ एक ही है कि आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को आइडेंटिफाई करें और एक्ट करें, यानी कि जिसको नहीं है उसको वैक्सीनेट करें और जिसको बीमारी है तो उसकी योग्य जांच करके उसको ट्रीटमेंट चालू करें। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, मैं आपको योग्य सलाह दे सकती हूँ। मेरे जैसे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स या हेपेटोलॉजिस्ट भी आपको इसके रिलेटेड जानकारी और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। खास करके मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेपेटाइटिस बी के खिलाफ अपने आप को वैक्सीनेट करें। और अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो तो आप अपनी एंटीबॉडी टाइटर्स को अवश्य चेक करें और वो प्रोटेक्टिव लेवल पर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद को हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं। सो इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम सब मिलकर यही प्रण लें कि हम इस वायरल हेपेटाइटिस को जितना हो सके जल्दी से प्रिवेंट करेंगे, इरेडिकेट या तो एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही देंगे।
थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर हनी सावला, राइट फ्रॉम वोकहार्ट हॉस्पिटल, साउथ बॉम्बे। तो हेपेटाइटिस बी या कोई भी हेपेटाइटिस हो तो उनके सिम्टम्स मेजरली सेम होते हैं। या तो पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, वो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, हेपेटाइटिस बी टेस्ट करके और तब उनको पता चलता है। तो ये ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चल सकता है। दूसरा है कि अगर पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो यूजुअली जॉन्डिस के पेशेंट्स के अंदर हम लोग सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और ये सारी जांच करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। सो अगर उनको एक्टिव हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है तो जॉन्डिस जैसा प्रेजेंटेशन होता है, जिसको पिलिया कहा जाता है हमारे यहाँ पे। और अगर उनको इनएक्टिव है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, उसमें पता चल जाएगा। सो बेसिकली हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस जो लीवर को जाके डैमेज करेगा, बट वो डैमेज बहुत ही स्लो होता है, इसके लिए वो स्टार्टिंग में नज़र नहीं आता है। तो जब वो वायरस बॉडी में एंटर करता है तब सादा सा फीवर आ सकता है कुछ दिनों का, और थोड़े से फ्लू जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। बट उसके बाद वो वायरस डॉर्मेंट हो जाता है, यानी इनएक्टिव जैसा हो जाता है। तो उस दरमियान कोई भी साइंस और सिम्टम्स पेशेंट नहीं दिखाता, और यही रीज़न है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हो जाती है। फिर जब उसको कभी भी जॉन्डिस होता है तब इसकी जांच होती है और हमको पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आप रेगुलर हेल्थ चेकअप में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट भी इंक्लूड कर दीजिए, ताकि हमको सिम्टम्स आने से पहले ही पता चल जाए कि वायरस प्रेजेंट है और वो शायद इनएक्टिव स्टेज में भी हो। बहुत सारे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो लोग खरीदते हैं उसकी वजह से लीवर को डैमेज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हिपैटोसेल्युलर इंजरी। ऐसे जो मेडिकेशंस होते हैं, सबसे पहले तो आप सप्लीमेंट्स खरीदते हो जो भी, वो रिलायबल सोर्स से लो और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए कि वो आपके लिए सेफ है कि नहीं। उसके अलावा गूगल करके मेडिकेशंस लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से दवाई लीजिए, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम दवाओं की आपको जरूरत भी नहीं होती है। तो अननेसेसरी ये सप्लीमेंट्स लेके लीवर को डैमेज करने का मतलब नहीं है। ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बाय करने की जो आदत है उसको अभी धीरे धीरे हमें छोड़ना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोग समझ लें कि गूगल ने कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं ली है। हर बार जब हम गूगल करते हैं सिम्टम्स को और दवाइयों को, वो बहुत ही रॉन्ग तरीका है। गूगल हमारी मदद के लिए है ताकि हमको समझ में आ सके। अगर कोई बीमारी के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है, वो भी रिलायबिलिटी 50-50% की है, 100% करेक्ट नहीं है। तो आप वो चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। आपको कोई भी सिम्टम्स या साइंस है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल होता है, उनके साथ डिस्कस कीजिए। और अगर वो सीवियर है तो डेफिनेटली वो आपको रेफर करेंगे फिजिशियन के पास या हिपैटोलॉजिस्ट के पास, और अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेंगे। तो ये जो अवेयरनेस हमको क्रिएट करना है, उसके लिए हमको मेडिकल शॉप्स को अलाउ नहीं करना है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देने का। कोई भी जगह पे विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, वो भी एजुकेटेड डॉक्टर जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास डिग्री है और जो वो चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकता है, सिर्फ उसका प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को ऑनर करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को ऑनर नहीं करना चाहिए और दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अभी रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्लीपिंग पिल्स के लिए, जो सिडेटिव्स है उसके लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जो दवाई पोटेंशियल लीवर या किडनी डैमेज कर सकती है, वो दवाइयों के ऊपर भी ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला देने चाहिए। मैक्सिमम जो पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स की वजह से किडनी और लीवर पे काफ़ी डैमेजेस होते हैं। और दूसरे होते हैं जो बहुत सारे जो हर्बल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो एक्चुअली डॉक्टर मेड नहीं है, फार्मेसी मेड नहीं है, उनका कोई अप्रूवल नहीं होता है इंडियन ड्रग रेगुलेशन से या FDA से, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से उनका अप्रूवल नहीं होता है। वो सारे मेडिकेशंस जो है मुझे लगता है कि नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई टेस्टिंग नहीं की जाती है कि लीवर को डैमेज करने वाले, किडनी को डैमेज करने वाले केमिकल्स उसमें कितने प्रपोर्शन में हैं। तो एक है पेन किलर अब्यूज अवॉइड करना चाहिए और ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। वही है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन डिस्पोज ना करो, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करती हूँ अब्रॉड में, आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं मिलती है। सबसे पहले तो ये थी चीज़ को स्ट्रिक्ट कर देना है। और जो भी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको भी अंडर FDA टेस्ट करो, या कोई अलग डिपार्टमेंट बनाओ जो टेस्ट करे कि इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिक मेटल्स तो अवेलेबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ज़रूरी है। तो सिडेटिव्स के लिए हमने जो कदम उठाया था गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी अब्यूज़ कम हो गया है ये टैबलेट्स का। तो आई थिंक बाकी सब चीज़ों के लिए भी ये थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चालू करने का समय आ चुका है।
तो उसके लिए ही हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, और यही जो हमारा माध्यम है, जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, यही माध्यम से हमको उन सब लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ऐसे ओवर द काउंटर दवाई लेने से वो लोग फ्यूचर में अपने हेल्थ को स्पॉइल करेंगे। आज का कुछ पैसा बचा करके डॉक्टर के पास ना जा करके वो फ्यूचर में बहुत बड़ा बिल की तैयारी कर रहे हैं। सो ये वाली जो चीज़ है, इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम और आप अवेयरनेस क्रिएट करें, हर जगह पे हमारी आवाज़ पहुँचे, तो ही ये बदलाव आ सकता है।